क्या कवासी लखमा की जो गिरफ्तारी हुई है, कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद जो उन्हें इंटरोगेट किया गया होगा, क्या उस आधार के जो बयान बने होंगे उस वो कहीं ना कहीं नेताओं से आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये ईडी यहाँ तक पहुंची क्यों। देखिए, ईडी के पास कोई बहुत खास टिप होगी, कोई बहुत मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उसके बीच में जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो पेन ड्राइव मिला। तो पेन ड्राइव में मंतू पवार और ये जो पुराने जो एक चैटिंग हुई थी उसमें जो बहुत विवाद हुआ था, वो विवाद वाली पेन ड्राइव वो ले गए, कहना था उनका। दूसरा कहना था, हाँ, दूसरा कहना था कि अभिषेक सिंह वाली कुछ सवाल कवासी लखमा ने पूछ दिया था। अरुण साहू मुख्यमंत्री को 8 दिन बाद ईडी पहुंचा था, कहा भैया इसको ले जाओ। हाथ पांव फूल गए अभिषेक सिंह के नाम सुनते ही, वो पेपर अभी छोड़ दिए। 10 रुपया के 92 करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो मसला चल रहा है वो ईडी के छापों को लेकर चल रहा है और इसमें बहुत सारी सियासत अभी फिर से गर्म होती दिख रही है। कल की खबर है, आपने सबने देखा है, टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ा भी होगा अखबारों में। भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पे ईडी की दबिश होती है, उनके बेटे बिट्टू से पूछताछ होती है, उनसे पूछताछ होती है। सारा जो हंगामा है, जो कांग्रेसियों का हंगामा हुआ उनके घर के आगे, वो सारा कुछ आपने अपने विजुअल तस्वीरों में देखा है, मैंने भी दिखाया। इसके अलावा भी और 14 लोगों के यहाँ हुई है जो छापेमार कार्रवाई हुई है। उसमें कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम आए हैं, उसमें कुछ बहुत बड़े ज्वेलर्स के संचालक बताए जा रहे हैं, कुछ ज़मीन का कारोबार करते हैं, कुछ नेता हैं, कुछ सहयोगी हैं। इस तरह से सारी चीज़ें सामने आई हैं। इसके आगे के पहलू पे जाते हैं हम थोड़ा सा बातचीत करने के लिए कि कल की कार्रवाई के बाद आखिरकार जब सुबेरे से भूपेश बघेल जी के इंट्रोगेशन चल रहा था और बिट्टू का इंट्रोगेशन चल रहा था, उसके दरमियान जो हंगामा शोर शराबा हुआ, उसमें जो कांग्रेस के लोग थे वो हमारे जो फ्रेम पे आते थे तो कहते थे कि ये सब बीजेपी की साजिश है। एक एक करके टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार के 2 मापदंड और पैमाने तय किए जा रहे हैं। और जो आगे का घटनाक्रम है उसमें बातचीत करने के लिए आज मैं सोच रहा हूँ कि हितेश है मेरे साथ में, जी न्यूज़ देखते हैं, और उनके साथ में एक चर्चा हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। भूपेश, जब पूरा घटनाक्रम सुबेरे से अपन देख रहे थे, अचानक से भीड़ बढ़ती है, पहले ईडी सुबेरे जाती है, उसके बाद भूपेश बघेल जी से पूछताछ के लिए अकेले, उस समय भीड़ कम रहती है। अचानक से विधानसभा सत्र से कांग्रेसियों को निष्कासित किया जाता है, विधायकों को, रमन सिंह जी के द्वारा। उसके बाद सारी भीड़ जो है इकट्ठी हो जाती है, शाम तक ये सारा कुछ चलता है और उसके बाद भूपेश बघेल जी बाहर आते हैं तो नारे जो हैं वो सुनने को ज़बरदस्त मिले। भगवा आ गया, शेर आ गया, ईडी तेरी तानाशाही, ये वो, और बहुत सारे है ना, वो बोल भी नहीं सकता मैं, बहुत सारे ऐसे नारे थे। उसके बाद का जो आपने वहाँ का विजुलाइज, आपकी नज़र से आपने देखा, वहाँ का माहौल क्या देखा? देखिए, बिल्कुल मौसम भी गर्मी का है। छत्तीसगढ़ में गर्मी पड़नी शुरू हो गई है तो राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई है गर्मी के साथ। मामला ऐसा है कि ईडी ने कल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ धावा बोला। उनसे और उनके पुत्र से लगातार 9 घंटे तक बातचीत की गई, पूछताछ हुई, बातचीत की गई, कई पहलू निकल करके सामने आए। इसी दौरान जो स्थानीय नेता है वो भी वहाँ पहुँचते रहे। लेकिन अकेले दुर्ग जिले में ही लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर ईडी की टीम की छापेमार कार्रवाई इतिहास में पहली बार हुई है।
अब तक ईडी की कार्रवाइयाँ हुई है, लेकिन अलग अलग जिलों में एक एक दो स्थानों पे हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 दर्जन से ज़्यादा स्थान पे एक ही जिले में और एक साथ कार्रवाई हुई हो। ये एक बड़ा पहलू है, इसको हमें समझना होगा शशिकांत जी। और देखिए, कल से लेके आज तक हम आज सुबह से भी हमारी टीम लगी हुई थी वहाँ भूपेश बघेल जी के घर के बाहर। अभी दोपहर तक हम वहीं थे, तो 2 बजे के लगभग ही हम वहाँ से निकले हैं भिलाई 3 से। तो एक बड़ा पहलू ये भी था कि इन 36-48 घंटों में जो जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। सबसे पहले तो ये था कि बड़े ही नाटकीय जो घटनाक्रम के अंतर्गत ईडी की टीम आती है। ईडी की टीम ने वो एंट्री लेने के बाद में बाकायदा दो ब्लॉक है, एक पिता का ब्लॉक है, एक पुत्र का ब्लॉक है। 2 ब्लॉक में बड़ा घर बना हुआ है। एक ब्लॉक की उनके पास परमिशन थी, सर्च परमिशन, दूसरे ब्लॉक की नहीं थी। एक और बाकायदा एक ब्लॉक में जो परमिशन दिखा करके पूछताछ की गई, इंट्रोगेशन किया गया। बहुत सारे पहलू सामने आए, बताया गया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े कुछ मामले हैं, कुछ कोल स्कैम से जुड़े मामले हैं। शराब पे मेन बात आ रही थी जी। और इसके अलावा जो शराब का जो एक मामला था वो मसला भी सामने आया। बताया गया कि शायद शराब घोटाले से संबंधित भी कुछ जांच की गई है। हमें तो इस चीज़ की भी जानकारी लगी कि शायद डीएमएफ फंड से संबंधित भी कुछ पूछताछ हुई। जो मेरी जानकारी है उसमें शराब को ही कंसंट्रेट करके ईडी ने सारे सवाल किए हैं। जो भी शराब घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का, उसको कंसंट्रेट करके सारा कुछ इंट्रोगेशन हुआ है। अब आगे की प्रक्रिया, अंदर क्या बातें हुई हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें हुई हैं, उस बारे में जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन शराब को लेकर खासतौर पे, क्योंकि ईडी ने डिक्लेरेशन भी उसी का किया है। जी देखिए, बिल्कुल शराब बड़ी खराब है। उसका कारण ये है कि तेलंगाना की सरकार शराब में गई, दिल्ली की सरकार शराब के चक्कर में गई, और ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी शराब के चक्कर में गई। क्योंकि देखिए, शराब का जो घोटाला हो, जो लीकर स्कैम हुआ बहुत वृहद पैमाने पे, वो तेलंगाना में भी हुआ, वो दिल्ली में भी हुआ। और दिल्ली में तो जो मुख्यमंत्री थे, पदेन मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको जेल तक जाना पड़ा। तेलंगाना में जो बीआरएस प्रमुख थे चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी थी, उन्हें भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो ये एक कहीं ना कहीं एक सिस्टम और एक लिंक जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में भी जैसे आबकारी मंत्री हैं, लीकर स्कैम में उनका नाम आया और वो इन दिनों जेल में है। कवासी लखमा बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के। लेकिन देखिए, इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि कल लगातार कार्रवाई होती रही। लगभग 9 से 10 घंटे तक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई, पूछताछ की गई, उनसे कई जानकारियां ली गई। तो ये भी बताया गया कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो थे वो ईडी अपने साथ ले गई, कुछ पेन ड्राइव्स अपने साथ ले गई है। हालांकि भूपेश बघेल का ये कहना था कि इस तरह से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पे आ रहा हूँ मैं थोड़ा सा दर्शकों को एक चीज़, और हमने जो अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया कि जब भूपेश बघेल वहाँ से आते हैं, जब उनको घर से मतलब एक प्रकार की छूट मिलती, ईडी की टीम रवाना होती, भूपेश बघेल जी का आना होता है, उस समय जो मॉब वहाँ निकलता है बहुत ज़्यादा कांग्रेसी एग्रेसिव मोड पे रहते हैं। मतलब उनका एग्रेशन, मतलब मीडिया कर्मियों को तो वहाँ बाइट वगैरह हम लोग सोच रहे थे कि मिल जाए कुछ, तो मीडिया कर्मियों को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा कि हमारी माइक लगाने की भी जगह नहीं थी। इतना ज़्यादा वहाँ पर वायलेंट थोड़ा सा माहौल था, नारेबाजियाँ वगैरह चल रही थी। अच्छा, भूपेश बघेल जी जब स्टेज पे चढ़ते हैं टेस्ट, तो उस समय मैंने उनके आँखों को ऑब्ज़र्व किया। बहुत मतलब उस समय संवेदनशील टाइप के जो एक आँखें दिख रही थी उनकी, तो वो थोड़ा सा दिखी कि मतलब ना उनकी आंखों में ना मैंने पानी की एक परत देखी, जिस वक्त वो आभार व्यक्त कर रहे थे कि आप लोगों ने इतने बुरे वक्त में इतने देर तक आकर मेरा साथ दिया और इतने देर तक आप लोग मेरे लिए खड़े रहे, ये करते रहे। तो मैं बाहर से भी कुछ मीडिया संस्थानों में देख रहा था, ऐसे करके उन्होंने कहा कि कुछ लोग नगाड़ा बजा रहे थे इस तरह से। तो एक मार्मिक जो थैंक यू बोलना चाहिए, वो मार्मिक थैंक यू किया गया उनकी ओर से। और दूसरी बात, ये एक डिक्लेरेशन उनकी तरफ से माइक में बोला गया बाद में, और मीडिया बाइट में भी आया कि जो ईडी ने बरामद करने की कोशिश की, पहले मैंने उनको चाय पिलाया, ऐसा कहा उन्होंने। ईडी वालों को चाय पूछा, पहले उनसे पूछा कि परमिशन दिखाइए आप, वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो वारंट वगैरह है ना, वारंट वगैरह दिखाइए। वो सब पेपर्स वगैरह उनके पास नहीं थे, ऐसा कह रहे थे। उसके बाद में जब ईडी वहाँ उनसे पूछताछ करती तो वो चाय पिलाते हैं, कहते हैं। उसके बाद में उनके पास एक पेन ड्राइव बरामद हुई, उनका ये कहना था। तो पेन ड्राइव में मंटू पवार और ये जो पुराने जो एक चैटिंग हुई थी उसमें जो बहुत विवाद हुआ था, वो विवाद वाली पेन ड्राइव वो ले गए, कहना था उनका। दूसरा कहना था, हाँ, दूसरा कहना था कि अभिषेक सिंह वाली कुछ चीज़ें हैं, फाइल हैं, वो मिली, वो लेके गए। मतलब साफ तौर पर वो बचाव करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पास का कोई भी बोलना चाहिए कि मेरे पास की कोई भी आर्थिक अनियमितता से चीज़ जुड़ी हुई नहीं मिली, मैंने जो विपक्ष की रखी थी वो ले गए। इसको देख के क्या लगता है आपको?
जी देखिए, बिल्कुल भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। रमन सिंह का जो आखिरी कार्यकाल था 13 से 18 के बीच का, उस दौरान भूपेश बघेल बहुत आक्रामक थे, पीसीसी चीफ रहे हैं और उसी दौरान ये सीडी कांड भी हुआ था। आपको याद होगा, सीडी कांड के चक्कर में भूपेश बघेल कुछ दिनों तक जेल भी गए थे। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के भूपेश बघेल ने यह बताना चाहा है कि मैं लड़ाका हूं और मैं लड़ता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं भूपेश बघेल हूं, कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं जान गंवा सकता हूं, लेकिन इस तरह से मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो भूपेश बघेल ने ये बताया कि मेरे पास वो पेन ड्राइव्स और सीडी रखी थी जो उस समय में कभी रमन सिंह, अभिषेक सिंह या फिर वो लाल डायरी, सीएम मैडम, वो सारी चीज़ों के जो दस्तावेज थे वो मेरे पास अब भी रखे हुए थे। तो उन्हीं दस्तावेजों को ईडी लेकर 33 लाख रुपए का भी जिक्र है कि 33 लाख रुपए कुछ बरामद हुए, उसके लिए क्या मशीन वशीन मंगा रहे थे, वो तो ऐसी बहुत छोटी सी रकम है, वो भी कुछ लेके गए, ऐसा कुछ बातें उनकी ओर से आ रही थी। और इन सब में क्या लगता है, जो ईडी ने डिक्लेयर किया, कुछ उनके ओर से भी कुछ स्टेटमेंट वगैरह आए हैं, तो उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया कि कुछ फाइलें हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, इस तरह से कुछ बातें कही हैं उनकी ओर से, कि मुझे ऐसा लग रहा है, जो सोचने में आ रहा है कि क्या कवासी लखमा की जो गिरफ्तारी हुई है, कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद जो उन्हें इंट्रोगेट किया गया होगा, क्या उस आधार के जो बयान बने होंगे, उस आधार पे जो एक सबूत हासिल हुआ होगा ईडी को, क्या वो बेस ग्राउंड बनाकर भूपेश बघेल और बिट्टू से पूछताछ हुई है? क्या जो पूर्वज जो अधिकारी हैं, सौम्या चौरसिया और रानू साहू, क्या उन लोगों के आधार पे जो एक चैन लिंक जुड़ती हुई कवासी लखमा तक पहुंची, उस चैन लिंक का आगे जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखा होगा ईडी को, तो वहाँ के जो चैन लिंक को जोड़ने का कोशिश एक प्रकार से की गई होगी। क्योंकि ना सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि राजेंद्र साहू जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शैली ज्वेलर्स के जो संचालक हैं, होटल कैम्ब्रियन के संचालक हैं, ये तो व्यापारी और उद्योगपति और कांग्रेस नेता और ये समर्थक भी रहे हैं। तो क्या ये शेल कंपनियों तक बातें घुसी हैं? तो कुछ ना कुछ दस्तावेज ऐसे मिले होंगे जिसके आधार पे इंट्रोगेट करना आसान रहा होगा, और दैट्स वाई जो ईडी है वो बिना हिचक के पूर्व मुख्यमंत्री, छोटा पद नहीं होता, उनके घर तक पहुंची। जी देखिए, बिल्कुल जिनके भी यहाँ छापा पड़ा है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुत करीब रहे हैं। राजेंद्र साहू पाटन के विधानसभा के प्रभारी तक रहे हैं, इसके अलावा प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मुकेश चंद्राकर रिश्तेदार हैं भूपेश बघेल के, सर्वविदित है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं भिलाई के। और इसके इतर जितने भी लोग हैं जो लिंक जोड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं से आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये ईडी यहाँ तक पहुँची क्यों? देखिए, ईडी के पास कोई बहुत खास टिप होगी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी टिप रही होगी, उसी टिप को ध्यान में रखते हुए ईडी यहाँ तक पहुँची है। अन्यथा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी वर्तमान के राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं, पंजाब के प्रभारी, कोई छोटे आदमी नहीं है भूपेश बघेल, बहुत बड़ा ओहदा है और उनका ऑरा बहुत बड़ा है। भारत देश में बहुत तेजी से उभरते और एग्रेसिव नेता के तौर पे वो जाने और माने जाते हैं, कांग्रेस में खास करके, क्योंकि कांग्रेस में जो एग्रेसिव नेता है उनकी कमी बड़ी कम है। भूपेश बघेल कहीं ना कहीं फुलफिल करते हुए दिखते हैं। भूपेश बघेल ने यह कहा कि जब कवासी लखमा ने विधानसभा में अरुण साहू के एक मंत्रालय का मुद्दा उठाया तो 8 दिन बाद उनके यहाँ ईडी चले गई। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने एक मुद्दा उठाया तो 4 दिन में ही मेरे यहाँ ईडी आ गई। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ये स्पष्ट तौर से कहते दिख रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है या जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो छत्तीसगढ़ की सरकार के शह पर हो रही है। लेकिन विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो कहते हैं केंद्रीय एजेंसी है, राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। भूपेश बघेल जबरदस्ती राज्य सरकार को फंसा रहे हैं। इन सारे मामलों पर कहीं ना कहीं रहता है कि देखिए, राजनीति कर रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है। प्रमोद दुबे से मैंने भी बात करी कल, तो प्रमोद दुबे का भी यही कहना था, जो पूर्व महापौर रायपुर रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि जब एक पत्रकार की हत्या हो जाती है बस्तर इलाके में, उसके ठेकेदार जो कल्पित बनाए गए, उनके जो पीडब्ल्यूडी मंत्री उन्होंने रिलीज़ क्यों किया, उस मामले में भी बातचीत हुई है। अजय चंद्राकर लगातार एक मसला उठा रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का घोटाला है, उसमें टारगेट कर रहे हैं जो जायसवाल जी हैं, मंत्री हैं अभी, उनको कहा जा रहा है कि श्याम बिहारी जायसवाल जी पे टारगेटेड क्यों बात नहीं की जा रही है, उनके तक ईडी का दखल क्यों नहीं है। तो एक डायरेक्ट हमला उनकी ओर से भी किया गया कि मतलब हमारी जो बातें हैं उनको एक तरह से विरोधाभास और एक तरह से टारगेटेड लेके चला जा रहा है, और उनके जो भ्रष्टाचार है मतलब उनको एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने और बहुत सारे उदाहरण दिए जिनको बीजेपी ने पहले दोषी ठहराया भ्रष्टाचार का, उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा जैसे लोगों को अंदर ले लिया। इस तरह की बातें उनकी ओर से आ रही हैं, तो ये टारगेटेड हमला ऐसे करके कह रहे थे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस हर बार ये कहती आई है और बीजेपी भी ये कहती थी। जब कभी
आप याद कीजिए गोधरा कांड, जब नरेंद्र मोदी पदेन गुजरात के सीएम थे, जब उनसे पूछताछ होती थी तो बीजेपी कहती थी टारगेटेड हमला है, टारगेट किया जा रहा है मोदी जी को। फिर उसके बाद अब इनके पास आती है तो ये कहते हैं टारगेटेड हमला है, तोता है, सीबीआई को तोता बताते थे, सीआईडी को तोता बताते थे, अब ईडी को भूपेश बघेल ने कल तोता बता दिया। 33 लाख रुपए भूपेश बघेल के यहाँ से बरामद हुए। देखिए आप और हम सभी जानते हैं कि भूपेश बघेल एक बड़े जमींदार परिवार से है, दाऊ कहलाते हैं, छत्तीसगढ़ की लोकल भाषा में जमींदारों को दाऊ भी कहा जाता है। सैकड़ों एकड़ की खेती है उनकी, यहाँ वर्तमान में बता रहे थे 140 एकड़ की खेती है और 3100 रुपए से धान खरीदी हो रही है। तो मैंने धान बेचा है, उसका ये 33 लाख रुपए पड़ा। खैर देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ 33 लाख रुपए मिलना कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी रकम है। वो इतनी छोटी रकम है, शायद वो आपके और हमारे लिए बहुत बड़ी है, पर ऐसे इतने बड़े जमींदारों के यहाँ कि 33 लाख रुपए मिलना बहुत छोटी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि मेरा जो पैसा था वो मेरा अपना पैसा था। हालांकि वो ईडी अपने साथ ले जा चुकी है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि आने वाले समय में मैं उन पैसों का हिसाब दे दूंगा, क्योंकि वो पैसे मैंने जो धान बेचा था उससे वो पैसे आए। मतलब भूपेश बघेल भी ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार धान खरीदी में अच्छे पैसे दे रही है, इसीलिए उनके पास इतने पैसे आए। इसके इतर उनका ये भी कहना है कि उनके जो सोने चांदी थे, जो गोल्ड था उनके घर में, उसको वो लोग नहीं लेके गए क्योंकि उनका हिसाब दे दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल आज भी ये है कि अगर ईडी की छापेमार कार्रवाई यहाँ हुई और ईडी को यदि कुछ नहीं मिला तो क्या ऐसे में कोई मानहानि का दावा भूपेश बघेल कर सकते हैं ईडी पे? क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा, अगर ऐसा है तो करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा पद है भूपेश बघेल का, राष्ट्रीय महासचिव, देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता है और बड़े नेता। एक सवाल और है थे उसमें, जैसे अगर मान लीजिए ईडी को कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं, जो भी दिया या मिला वो बीजेपी नेताओं से रिलेट करता हुआ चीज़ें जो एविडेंस के तौर पे उन्हें मिली, फिर वो बिट्टू को नोटिस दे के गए हैं, अभी ईडी बुलाई है, उन्हें ऑफिस पे बुलाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि कागज़ और कुछ दस्तावेज होंगे तब तो वो नोटिस जारी कर रही है कि भाई आपसे इंट्रोगेट और करना है। और दूसरी बात, एक चीज़ और देखने को मिली, ठीक है विरोध का एक तरीका होता है, लेकिन कल जिस तरह से ईडी की गाड़ी पे हमला हुआ वो थोड़ा सा अच्छा पहलू नहीं नज़र आया। क्योंकि अगर कहते हैं कांग्रेसी कि हमें जांच से कोई आपत्ति नहीं है, तो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम है आप उनके खिलाफ न्यायालयीन प्रक्रिया में भी लड़ सकते हैं, लेकिन गाड़ियों को ठोकना पीटना, हालांकि उसमें 15 लोगों पे मेरे ख्याल से शायद 15 लोगों पे FIR हुई है ना, तो ये सारी चीज़ें घटनाक्रम देखने के बाद में आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, दो चीजें कल बहुत निंदनीय थी और इसका एक पत्रकार पे भी बात आई है। बिल्कुल, एक पत्रकार पे भी बात आई और समाज का संभ्रांत नागरिक होने के नाते मैं इसकी निंदा करता हूँ। पहली निंदा ये है कि उन्होंने जो कांग्रेसी थे वो नगाड़ा बजा रहे थे, एक नगाड़े में लिखा EDI, एक में लिखा CBI और उसको जोर जोर से बजा रहे थे। कांग्रेसियों का कहना था हमने ED और CBI को बजा दिया। ये शब्द गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहां जब ईडी के अधिकारी निकल रहे थे तो बकायदा एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति थे, उनका नाम सामने आया। 15 लोगों के खिलाफ बकायदा 11:30 बजे के आसपास रात को जो है वो लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई और सन्नी अग्रवाल उनका नाम है, पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें मिला था भूपेश बघेल की सरकार में। उन्होंने यदि कोई दुर्घटना हो जाती तो एक बड़ी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह से ऊपर भी सवार होने की कोशिश कर रहे थे। पंच मारे गए, गाड़ी के बोनेट पर पंच मारे गए। हम वहीं थे, हमारे सामने की बात है, पूरा विजुअलाइजेशन हम कर रहे थे, आप भी थे शशिकांत जी वहाँ, हमने सबने देखा। लेकिन जो तरीका था कि ईडी के दलालों को जूता मारो सालों को, ये कांग्रेस की सभ्यता नहीं है, मुझे लगता है। बहुत पुरानी पार्टी, आज़ादी की पार्टी है, इस पार्टी ने आज़ादी दिलाई, ऐसा आपने और हमने इतिहास में पढ़ा है। और अगर इस तरह से किसी सरकारी एजेंसी जो कि स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है, भाई आप गांधीवादी पार्टी है, गांधी जी कहते हैं एक गाल पे कोई मारता है तो दूसरा आगे कर दो। आप गांधीवादी विचारधारा अपनाते हैं, आप कहते हैं हम सत्याग्रह करेंगे, आप सत्याग्रह से उपजी हुई पार्टी है। आप काली पट्टी, मुंह में पट्टी बांध करके आप विरोध करते हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं जूता मारो सालों को। ये सब है। दर्शकों से एक चीज़ और डिस्कस हम लोग करना चाहेंगे, मैं थोड़ा सा उसको और क्लियरिफाई करूँ। जैसे कि हम लोग भी रिपोर्टिंग के लिए दरमियान जाते हैं तो लोग जो वहाँ खड़े रहते हैं ना, वो हमसे सवाल करते हैं कि अंदर कुछ मिला क्या, अंदर कुछ मिला क्या, कुछ हासिल हुआ क्या। तो देखिए, अंदर क्या चलता है वो तो पत्रकारों को भी वहाँ अंदर अनुमति आने की नहीं रहती, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अगर भ्रष्टाचार की जांच अगर ईडी कर रही है या बड़ी एजेंसियां कर रही है, जांच एजेंसियां, तो वो कभी डिक्लेयर बाद में करेंगी, पहले अपना काम करेंगी। तीसरी बात यह है कि अगर किसी के पास कोई भ्रष्टाचार का पैसा है या भ्रष्टाचार के एसेट्स हैं या पेपर्स हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि उन पेपर्स को अपने घर पे रखे,
उन पैसों को अपने घर पे रखे, उन सारे जो सबूत हैं जिनसे ईडी को फ़ायदा मिल सकता है या किसी जांच एजेंसी को फ़ायदा मिल सकता है, वो सारे सबूत इकट्ठा करके रखें, जबकि उन्हें पता है कि टारगेट मैं अब नेक्स्ट हूँ, भूपेश बघेल जी की ओर से, मतलब ये बात मैं कह रहा हूँ। तो ये इतना आसान नहीं है। जिस तरह से जो छापेमार कार्रवाई और बाकी लोगों पे हुई, जैसे कि उद्योगपति हैं, कुछ ज्वेलरी शॉप के संचालक हैं, कुछ और हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हितेश कि जो ज्वाइंट कोलैब होकर एक इन्वेस्टिगेशन का अलग अलग टीमें अभी अलग अलग स्टेटमेंट लाकर ऑफिस में पटकी होंगी। अब उनको पूरा क्वेरी किया जा रहा होगा, कॉल डिटेल्स तलाशी जा रही होंगी, बहुत सारे जो कम्युनिकेशंस होंगे उसको तलाशा जा रहा होगा, किसका किससे क्या लिंक है, फंडिंग कैसे हुई क्या नहीं हुई, वो सारी चीज़ों पर तफ्तीश होने के बाद ही कुछ निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। सही कह रहा हूँ? जी देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शशिकांत जी। और जहाँ तक हमें जानकारी, देखिए काफ़ी लंबा अनुभव हो गया है पत्रकारिता का। तो जब पहले आपको याद होगा, हम लोग कई साल पहले ईडी सुना करते थे, तो पहली बार ईडी का नाम सामने आया था विजय माल्या के समय। जब विजय माल्या यहाँ से भागे तो हमने ईडी पहली बार शब्द सुना था कि हाँ भाई विजय माल्या जो है वो भागे हैं, तो ईडी जो है उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह जारी करेगी। और जहाँ तक हमें जानकारियाँ हैं कि ईडी जब किसी भी चीज़ के ऊपर कोई रेड मारने की कार्रवाई करती है या किसी के खिलाफ एलिगेशन की तैयारी करती है या कोई नोटिस की तैयारी करती है, तो पहले 7 लेयर प्रोटेक्शन एक वो होता है, उसका फिल्टर किया जाता है। 7 लेयर प्रोटेक्शन पे फिल्टर किया जाता है। कई बार उसकी स्कैनिंग की जाती है कि हाँ कहीं हम गलत व्यक्ति के यहाँ तो रेड नहीं मार रहे, कहीं हम गलत व्यक्ति के यहाँ तो नहीं पहुँचे। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी अजय देवगन की रेड, वो एक सांसद के यहाँ रेड मारने जानते हैं। आखिरी में फिर उन्हें लगता है कि शायद मैं गलत घर में तो नहीं आ गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर आखिरी में खंबा जो है वो धन उगलने लगता है, दीवारें धन उगलने लगती है, ऊपर की जो प्लास्टिक की सीलिंग है वो धन उगलती है। तो कहीं ना कहीं ईडी अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई पुख्ता सबूत होंगे, तभी वो कार्रवाई करने पहुंची। अब देखिए मिला या नहीं, आगे का सिस्टम ये है ना कि आप अगर गलत कार्रवाई के लिए घुसते हैं, आप अगर किसी को जबरदस्ती हराश करते हैं, सामने वाले के पास ये नैतिक अधिकार है कि वो उन अफसरों की नौकरी खा सकता है अदालत में। और भूपेश बघेल तो उन नेताओं में से एक है कि यदि भूपेश बघेल को या उनके परिवार को हराश किया गया, तो मैं दावे से कह रहा हूं भूपेश बघेल मानहानि तो करेंगे ही करेंगे, और वो इतने एग्रेसिव हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि वो पीएम मोदी का घेराव कर दे जाके कि मुझे ज़बरदस्ती जो हराश किया गया। क्योंकि देखिए हमने भूपेश बघेल को लड़ते देखा है, आपने और हमने सबने देखा है। भूपेश बघेल बहुत लड़ाका प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वो अपने राजनीति के लिए वो लड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च पद पर वो बैठे हैं, वो आज भी उनकी लड़ाइयाँ चलते रहती है, कभी किसी से। भूपेश बघेल बहुत अग्रेसिव नेता, अजीत जोगी जैसे नेता के खिलाफ भिड़ने का कोई मादा रखता था तो वो भूपेश बघेल ही थे, आपने और हमने देखा है लगातार। तो वही कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर से है। पुराने प्रकरण में भी जैसे प्रमोद जी से मैंने बात करी थी, जो पूर्व महापौर रायपुर हैं, उनसे जब बात करी तो उन्होंने कहा कि देखिए सीबीआई बहुत एक विषय पे जांच कर रही थी जिसपे जो कोर्ट है उसने अदालत ने फटकार लगाई है, नहीं फटकार लगाई है उनको, एजेंसीज को फटकार लगाई कि आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया इन चीज़ों को। ये बात वो रख रहे थे अपनी तरफ से। और उनका ये भी कहना था कि डिक्लेरेशन, देखिए अब कौन आदमी कितना केस लड़ेगा, हर आदमी पे आप अगर कांग्रेस के आदमी को अगर बीजेपी के खिलाफ बोलने की सज़ा देंगे कि आपको अदालत में जाना पड़ेगा, तो हर व्यक्ति के पास अदालत लड़ने का उतना पैसा नहीं है ना, उतना टाइम नहीं है, तो आपको किसको अदालत दौड़ाना है, ये एक प्रमोद दुबे जी का कहना था। तो क्या लगता है जो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है आगे चल के ये सारी चीज़ें इतना थोड़ा डल क्यों हो जाती हैं? मतलब अगर कार्रवाई हो तो तेज़ हो, वरना कार्रवाई का इतना लॉन्ग टर्म डिटेन करने के बाद किसी को या तो आप फैसले तक पहुंचना चाहिए या फिर किसी को नतीजे तक पहुंचना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इसमें। लेकिन कहीं फटकार पड़ रही है, कहीं कुछ चीज़ें मतलब क्लोज आउट नहीं हो पाता। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखिए एक सीडी कांड था जिसमें भूपेश बघेल बाइज्जत बरी हो गए, 7 सालों तक वो केस चला। मैं भी सीधा सवाल है मेरा भी है कि एक पत्रकार होने के नाते और संभ्रांत नागरिक होने के नाते कि जब फलाने व्यक्ति दोषी नहीं थे तो 7 साल तक उनका समय क्यों बर्बाद किया गया? वो मुख्यमंत्री रहते पेशी में जा रहे हैं, वो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कई पेशियाँ अटेंड की, अब राष्ट्रीय महासचिव रहते वो कई पेशियों में जा रहे हैं। इससे क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों के बीच में एक टेंडेंसी बन जाती है कि क्या यार ये भ्रष्टाचारी है, फलाना व्यक्ति है, क्या ये दुराचारी है, इसने ये कर दिया, क्या इसके खिलाफ फलाना एक्शन चल रहा है, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं क्या? तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं एक हम लोगों की एक मानसिकता जो है उनके जो नेगेटिविटी जो आने लगती है मानसिकता को लेके। तो अब इतना कुछ होने के बावजूद भूपेश बघेल का आखिर क्या हुआ? वो बाइज्जत बरी हो गए। तो ऐसे मामलों पर बिल्कुल मेरा भी सालों की फिर या तो कोई भरपाई होनी चाहिए, भरपाई होने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐसा निर्माण कर दिया जाए कि यदि मान लीजिए इस तरह की कोई घटनाएं सामने आती है तो 4 पेशी 5 पेशी या 5-6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर फैसला देकर इस पूरे केस को जो है ये वाइंड अप कर दिया। क्योंकि देखिए 7-7 8-8 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। वकील केस लड़ रहे हैं, वकील परेशान हो रहे हैं, तो क्लाइंट आ रहा है
क्लाइंट जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेकर के ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐसा निर्माण होना चाहिए, और खासकर जब इस तरह के कोई इलीगेशन वाले कोई मामले आते हैं, किसी भी प्रकार को कोई इलीगेशन हो, तो इसके लिए सरकारों को भूपेश बघेल जी के लिए हितेश बड़ा सवाल है, ये इसको थोड़ा एंड भी करेंगे, लंबा ना हो जाए। जैसे कि अभी ईडी वाला प्रकरण चल रहा है, शराब घोटाले वाला मामला चल रहा है, उसके बाद में डीएमएफ घोटाला, उसके बाद में महादेव वाला बात, कोयला घोटाला, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी लेकर अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, किसी में ईडी कर रही है, किसी में ईओडब्ल्यू कर रही है। इन सारे विषयों को लेकर क्या लगता है भूपेश बघेल की मुश्किलें अभी कम नहीं हो सकती, ऐसा लग रहा है? जी देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री है, और पूर्व मुख्यमंत्री ने 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में शासन किया है। उनके शासनकाल में बहुत सारी ऐतिहासिक योजनाएं आई, बहुत ऐसी योजनाएं आई जो छत्तीसगढ़ के लिए महत्वाकांक्षी और फ्लैगशिप योजनाएं थी। लेकिन कई स्थानों पर हमने ये भी देखा है कि कुछ योजनाओं में भ्रष्टाचार भी जम के हुआ। ये हमारा नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया, और बीजेपी के इन्हीं आरोप के चलते कांग्रेस बैकफुट पे आई और सरकार नहीं बना पाई। हालांकि 35 विधायकों का एक बड़ा जो कुनबा उन्होंने तैयार कर लिया 2023 में, कांग्रेस जो है वो सीधे आधी सीटों पर आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, और बीजेपी के पास कुछ प्रमाण थे तभी आरोप लगे, और प्रमाण होने के कारण ही मुश्किलें अभी भूपेश बघेल की कम नहीं हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोगेशन का दौर लगातार चलेगा और तगड़ा चलेगा, ऐसा लग रहा है, जिस तरह से एग्रेसिव एजेंसी। बिल्कुल जी देखिए, जिस तरह से लगातार ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू या एसीबी इस तरह की एजेंसियां जब छत्तीसगढ़ में लगातार सक्रिय है, और सक्रियता के साथ साथ वे अब लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे, जैसे आप इसके पहले जो छापे पड़े हैं उस पर आप नजर डालिए। गिरीश देवांगन भूपेश बघेल के करीबी थे, विनोद तिवारी भूपेश बघेल के करीबी रहे, और भी जितने भी लोगों के यहाँ अब तक छापे पड़े हैं वो सब कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो हिस्सा रहे हैं उन सभी के खिलाफ ये सारी एजेंसियां सक्रिय है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत होगा तभी सरकारी एजेंसियां सक्रिय, और यदि नहीं होगा और यदि नहीं होगा तो ये भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की भी फिर इन एजेंसियों के खिलाफ खड़े होंगे, ये भी तय है। ये हितेश शर्मा जी हैं, जी न्यूज़ के लिए पत्रकारिता करते हैं, और मैं शशिकांत तिवारी हूँ। हमने कोशिश की आपस में एक बातचीत की जाए, और जो विजुअल हमने आंखों से देखे और जो नज़ारे हमने आप तक पहुँचाए और अन्य मीडिया संस्थानों में भी पहुँचाए, उनके बीच का कुछ निचोड़ निकल कर आए, कोई नई बातें सामने आ सके। जो हमारे मन मस्तिष्क में चीज़ें चल रही हैं, आप सभी के भी मन मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें चल रही होंगी, उन बातों पे कुछ एक अच्छा सार्थक एक निष्कर्ष निकले। किस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से एजेंसियों की गाड़ियों को घेरने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से कुछ मीडिया कर्मियों को भी कल थोड़ा सा हराश होना पड़ा कुछ एक खबर को लेकर, और बाकी सारी चीज़ें, किस तरह से बेस ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, किस तरह से गिरफ्तारियां जो पूर्ववत हुई हैं, कई अधिकारी उसमें डिटेन किए गए हैं, कुछ अभी कवासी लखमा जी अभी मतलब जेल यात्रा कर चुके हैं। इस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं छनकर, उसके आगे ऐसा लगता है कि जो मामले हैं वो बड़े मामले हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, बहुत सारे मसलों को लेकर बीजेपी टारगेट कर रही है, और बहुत सारे मसलों को लेकर जो एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, हम लोग की बातचीत में आप लोगों को भी शायद ऐसा लगे कि जो भूपेश बघेल हैं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली, उनको बहुत सारे इंट्रोगेशन के दौर से गुजरना होगा। और अभी जो उनके सुपुत्र हैं चैतन्य बघेल, उनको बुलाए हैं ईडी ऑफिस में, तो हो सकता है ये चीज़ें आगे और जाती जाएँ। हो सकता है कि चैतन्य बघेल जी से जानकारी लेने के बाद फिर कुछ कोशिश करे ईडी भूपेश बघेल को टारगेट करने के लिए, और जो बाकी जगहों पे और छापे पड़े हैं वहाँ से भी ज़रूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष आ रहा होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। राजन साहू के यहाँ से कुछ आ रहा होगा, या फिर सैली ज्वेलर्स वाले के यहाँ से कुछ आ रहा होगा, या हो सकता है ना भी आ रहा हो। तो इन सारी चीज़ों का एक मिक्सअप जो है, उसके पूरे जो डाटा संकलन है वो अभी ईडी ऑफिस में बैठकर जो ईडी के अफसर हैं उसको रिसर्च कर रहे होंगे। आगे का प्रोसेस जो होगा उस आधार पे वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मुश्किलें अभी भूपेश बघेल की कम होती नहीं दिख रही है। हमारी इस खास चर्चा परिचर्चा में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, कुछ बुरी विवाद लगी होगी बातें, तो ज़रूर लिखिएगा। आप हमें प्रोत्साहित करते हैं, आपका कमेंट जो है हमें प्रोत्साहित करता है। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, आप नेशन फर्स्ट टीवी के देख रहे हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, बहुत से लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।